अभी आप उसमें स्टेज पढ़ते हैं ना हम लोग। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कुछ। तो जब हम स्टेज पढ़ते हैं, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, तो वहां उसमें हम बात करेंगे इन चैनल्स के बारे में। सर हाँ जी, सर ये ईफ्रेंट आर्टिकल ईफ्रेंट वाला एक बार और बता दें। हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा मैंने इसमें कहा ना, मैंने इसमें कीवर्ड लिख दिया, आप ना बस उस कीवर्ड को ध्यान रखो। मैंने यहाँ पे लिखा है सर स्क्रीन तो प्रेजेंट नहीं की ना अभी तक आपने। है बेटा, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की ना अभी तक आपने। स्क्रीन आपको दिख रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। नो सर। अरे ये कैसे हो गया यार, एक मिनट, लेट वेट, मैं तो सेटिंग को छेड़ ही नहीं, रुको। योर एंटायर स्क्रीन, अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अरे ऐसे कैसे भाई, रुको जरा। अब आ गई सर। अब आ गई? मेरी फोटो आ रही है, स्क्रीन आ रही है, मैं दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा है? सर स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है, ठीक है, रुको। अभी क्या दिख रहा है? सर अब वो आ गया एफरेंट आ गया? यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था एफेरेंट और इफेरेंट के बारे में हम लोग, एक मिनट यार, पेन ले लिया मैंने, पेन नहीं लिया, ये रहा। सो यहाँ मैंने जो वर्ड लिखा ना, एक से और तक, तो एफेरेंट इम्पल्स जो होती है टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस तक ट्रांसमिट करती है इनको, इम्पल्सेस को। दूसरा इफेरेंट जो होता है, वो जितनी भी जो रेगुलेटरी इम्पल्सेस जो चल रही हैं न्यूरॉन के अंदर, बॉडी में जो इम्पल्सेस चल रही हैं, वो सीएनएस से रिलेटेड पेरिफेरल टिश्यू या उस ऑर्गन तक उसको ट्रांसमिट करने में अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पे हम इन पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन के बारे में बात करते हैं जब हम इफेरेंट की बात करते हैं। तो ये इंपल्सेस वहां सीएनएस से उठा के और उन पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यूज तक ट्रांसमिट करती हैं, वो जो आपकी इफेरेंट फाइबर होती हैं। जबकि एफेरेंट फाइबर जो होती हैं वो आपके टिश्यू ऑर्गन से सीएनएस तक ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है? सर मतलब एफरेंट जो है सीएनएस तक लेके जाएंगे और सीएनएस से आगे इफरेंट। हाँ, हम ये कह सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है जी। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में डिस्कस नहीं किया। कौन सा वाला? अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड ना? यस एक्सॉन सर। बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके। अभी आ गए सब लोग? आ गए सर लगभग। लगभग। इनको कैसे बुलाया जाए, मैसेज ड्रॉप कराया जाए क्या? एक मिनट सर 1 मिनट और वेट कर लीजिए, आ जाएंगे सर, या फिर एक मिनट, चलो कोई नहीं। तो हाँ, मैं बता रहा था जैसे, तो एक्सॉन में हमने जैसे माइलिनेटेड शेड को कवर किया, तो उसमें एक रीजन आपका नॉन माइलिनेटेड शेड भी होता है। ये भी नर्व फाइबर ही है बेसिकली आपकी। और जैसे श्वान सेल में आपको ये देखने को मिल रही थी, ये भी उसी तरह से एनक्लोज्ड होती है, ध्यान रखिएगा। और जितनी भी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड और जब हम क्रैनियल नर्व्स जो बनती हैं, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स जो बनती हैं, वो इन्हीं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मेड अप होती हैं। सर ज्यादा हाँ, क्या होगा, माइलिन वाला होगा नॉन माइलिन माइलिन वाला? माइलिन माइलिन में देखते हैं हम ज्यादातर। यस सर। सर माइलिन से जल्दी ट्रांसमिट होता है क्या इम्पल्स, माइलिन के? तेजी में, फास्ट फास्ट यस हम कह सकते हैं उसको।
तो सर फास्ट। अनमाइलिनेटेड कौन से कैसे ऑर्गन को जरूरत होगी, मतलब कहाँ पर होगी? बताया तो कि जितने भी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो उनसे मेड अप होती हैं। यस सर। स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्व्स। अभी क्रैनियल नर्व्स में क्या बताया था? क्रैनियल नर्व्स कहाँ पे बताई थी? देखो क्या पढ़ा था क्रैनियल नर्व्स में? ब्रेन सर की नर्व्स ब्रेन से होती है। ओरिजिनेटेड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर। कितने लोग जुड़ गए अभी? अब स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। तो जितना भी जो आपका ऑटोनोमस और जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो आपका उसमें हमें देखने को मिलती है आपकी ये कौन सी बताई थी मैंने? माइलिनेटेड शिट। ठीक है, उसमें हमने पढ़ी थी। अब उससे आगे एक सर वो जो साइट ऑन होता है वो सेल बॉडी को कहते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा, इनिशियली हमने एक डिफरेंस किया था न्यूरॉन का ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेंड्रॉन और द एक्सॉन। अब आप इसमें एक और टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन on the basis of function, on the basis of function। पहले हमने उसको एक्सॉन और डेंड्रॉन के दिया पे मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे उसके। इसी तरह से आपके यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं, जैसे आप एक पढ़ते हो सेंसरी न्यूरॉन, पढ़ते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। उसके अलावा आप एक न्यूरॉन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, या फिर हम इसको दूसरा नाम मैं इसको दे सकता हूं इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन का भी मैं इसको नाम दे सकता हूं। एक आप इसमें पढ़ते हैं जैसे मोटर न्यूरॉन के बारे में। तो मोटर सेंसरी, दो तो मेन ये है ही आपकी। सेंसरी न्यूरॉन में आप लोग जानते हो, और इसके बाद वो इफेरेंट का भी हम इसको नाम देते हैं आगे जाके वो किस तरह से इफेरेंट न्यूरॉन या इफेरेंट के साथ जो है वो अपना काम करती हैं। सेंसरी को हम लोग इफेरेंट का भी नाम देते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो होगा क्या यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं हम सेंसरी को? क्या बेटा? सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, एफरेंट या फिर इफरेंट? एफरेंट बेटा, एफरेंट। मैंने देखो इफेरेंट किसके आगे लिखा है? मोटर के आगे। देखो मैंने इफेरेंट मोटर के से डिनोट किया है। हाँ सर, यस सर। ठीक है, एरो देखा करो, मैं ना एरो और ज्यादा सर्कल्स के साथ दिखाता हूँ कनेक्ट करने के लिए उसको। तो एरो पे ध्यान दिया करो मेरे कि एरो कहाँ से आ रहा है और किसके साथ जुड़ रहा है वो। सेंसरी न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं, या फिर मैं कहूं कि एफरेंट की जब हम बात करते हैं, ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को। जानते हैं ना, जो भी स्टिमुलाई आती है आपकी, ये क्या करती है? रिसीव स्टिमुलाई। आपने सपोज जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्स सेक्शन, हालांकि हम आगे पढ़ते हैं इसमें, लेकिन एक छोटा सा बताने के लिए, जैसे आपने क्या किया, आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को टच किया, है ना? आप लोग पढ़ते हो कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो ऐसे में होगा क्या कि यहाँ पे आपकी ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी, ये इस स्टिमुलाई को, या ये स्टिमुलाई को रिसीव करके, ये रिसीव किया इन्होंने स्टिमुलाई को, और इसको आगे फॉरवर्ड करेंगी ये किस डायरेक्शन में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। किस तरफ मूव करेंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं? सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने अपना काम किया, देन मोटर न्यूरॉन रिसीव स्टिमुलाई, दे आल्सो रिसीव स्टिमुलाई, बट फ्रॉम वेयर? दे रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम वेयर? कोई बताएगा? अभी कोई पूछ रहा था।
They also receive stimuli from where? Spinal cord. Yeah, spinal Central cord, or nervous we system. can say that the from the central nervous system. And then वो आगे उसको फॉरवर्ड करती है, आगे फॉरवर्ड करने में अपना रोल प्ले करेंगे किस तरफ? ऑर्गन्स। फैक्टर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ऑर्गन्स की तरफ उसको मूव करने में अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद आपका वो पूरा जो फंक्शनिंग है वो कंप्लीट होती है कुछ इस तरह से। और इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन जो है ये आपका, या इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन ये बीच में अपना काम करती हैं, इनके बीच में इनको कनेक्ट कराने का कि कैसे सेंसरी और मोटर जो है वो आपस में दोनों कनेक्ट कर जाए, ठीक है जी। समझ आई ये बात? ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। सो इसमें आप एक वर्ड पढ़ोगे, एक वर्ड होता है जैसे कि न्यूरोग्लिया, या फिर हम इसको ग्लियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये न्यूरोग्लियल सेल्स या फिर ग्लिया सेल्स जो होती हैं, ये एक तरह की नॉन न्यूरल सेल्स होती हैं। कहाँ पे होती हैं ये? सीएनएस में देखने को मिलती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पीएनएस में भी हम कह सकते हैं ये कुछ हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और ये कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करती, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये सिर्फ एक रोल प्ले करती हैं होम्योस्टासिस, ये जो सेल्स होती हैं ये होम्योस्टासिस को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। या फिर मैं इसका फंक्शन अगर और बताऊं होम्योस्टासिस के अलावा, तो ये प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स में अपना रोल प्ले करती हैं ये जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ठीक है। सो देन इसमें आगे ये बात हुई। फिर आप लोग इसमें देखते सर ये हैं, न्यूरोग्लिया को और क्या बोला आपने? मैंने न्यूरोग्लिया को जो नाम दिया वो ग्लियल सेल्स का नाम दिया, ओके ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। दे आर नॉन न्यूरल सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, that do not produce any impulse, ठीक है जी, do not produce any impulse, ठीक है, do not produce any impulse। सिर्फ होम्योस्टासिस फंक्शन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो फंक्शन में हम इसमें क्या देखते हैं कि होम्योस्टासिस को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, दूसरा प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन किसको? सारे न्यूरॉन्स को, एंड सपोर्ट का काम कर रहा है न्यूरॉन्स के लिए। तो ये डिफरेंस किसके बिहाफ पे हुआ? पहला जो हमने डिफरेंस पढ़ा था वो एक्सॉन और डेंड्रॉन्स के बिहाफ पे पढ़ा था। ये जो डिफरेंस है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में उनके फंक्शनिंग के बिहाफ पे है, और उन फंक्शनिंग में हम जो मेन आप पढ़ते हो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन भी पढ़ते हैं हम इसमें, उसके अलावा आपका जो मोटर न्यूरॉन एक मेन आती है। तो मेजरली फंक्शन आपको ये देखना है कि कैसे जो स्टिमुलाई आए वो कैसे आगे फॉरवर्ड होती है, तो उनको आप इन के थ्रू देख सकते हो। ये चार्ट बनाने के लिए भी आता है, अगर क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्स सेक्शन वैसे तो आपका डिलीटेड पार्ट में है, अगर 11th में देखेंगे तो, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे वो फंक्शनिंग आपकी पूछी जाती है। हालांकि इसमें एग्जाम में ये शायद क्वेश्चन ना फ्रेम हो क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन आपका डिलीटेड पार्ट में है इस बार, लेकिन ये चीज समझनी है। तो ये चीज एक हुई हमारी। उसके बाद इसमें आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजी को, किसकी? फिजियोलॉजी ऑफ हमारी नर्व सेल।
तो आप इसके अंदर क्या देखते हैं इस नर्व सेल की फिजियोलॉजी में? मैंने अभी आपको बताया था जब इनिशियली हमने इस एक डायग्राम के बारे में बात की थी, एक न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में हमने बात की थी, तो आपने उसके अंदर क्या देखा था? मैंने आपको उसके अंदर दो चीजें बताई थी। एक कहा था मैंने ये इसका एंड रीजन हो गया। आपने इसमें देखा कि इसमें एक दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। एक होते हैं आपके इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपको इसके अंदर एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, दो टाइप के देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करती हैं ये, ट्रांसपोर्टेशन में, या मैं कहूँ कि ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करती हैं ये। एक अगर मैं इसमें अगर और डिवीजन में कर दूं तो मैं आप दो टाइप के जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो बेटा? पैसिव और एक्टिव, हम्म, लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस। जी। तो एक आप बच्चा इसमें देखते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आप एक इसमें पढ़ते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव में जहां आप देखते हो ये यूज करते हैं एटीपी को, जबकि यहाँ पे ये एटीपी को यूज नहीं करते। ये आयंस यहाँ पे मूव करते हैं एटीपी को यूज करके, आयंस की मूवमेंट होती है और ये आयंस मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई रीजन, ठीक है। जबकि यहाँ पे आयंस मूव करते हैं, यहाँ जो आयंस मूव करेंगे तो कैसे करेंगे? आयंस मूव उसके ऑपोजिट फ्रॉम हाई टू लो के अंदर, ठीक है। जब हम एक्टिव के बारे में और बात करते हैं, एक्टिव और अभी वो लिखा पैसिव नहीं में, था। ओके सॉरी, देखो जरा सब लोग फिर से वापस आ गए? यस सर। कितने लोग आ गए वापस? यस सर। कौन कौन है? बताओ जरा, अपने अपने नाम बताओ फिर से। श्रद्धा, अमित, शुभम। सर यस सर। अच्छा सब लोग हैं ये, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कौन कौन है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत साइलेंटली बैठे हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको मजा नहीं आ रहा, या आप लोग रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ गए, या आप लोगों का संडे आज खराब हो गया, या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? कोई तो परेशानी होगी, क्या लगता है आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। काफी शांत बैठे हैं ना सब लोग, मेरे को ना बड़ा मतलब लगता है ऐसे कि शांत क्यों है, कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी कर दो, इतना शांत एकदम से, इतना शांत माहौल क्यों? कल एग्जाम थोड़ी है हमारा, जस्ट चिल यार। कंसेप्ट को समझो, रिलेट करो उसको, अपनी डेली लाइफ से जोड़ो उसको, अपने कंसेप्ट को कहीं ना कहीं लगाओ यार, पूछो कुछ भी, चलते रहो यार। इतना शांत बैठोगे तो कैसे चलेगा? सर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है सर, ये हाँ जी, मतलब एक्सॉन के बाहर का है सर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाँ 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 बेटा, हाँ अभी इनको रिलेट करेंगे हम कि कैसे वो जो लिख लिया सर। मूवमेंट होती है ना आयंस की, जो कंडक्शन होता है, थोड़ा सा उसको समझेंगे अभी, तब उसको रिलेट करेंगे। अभी मैं और बता रहा हूँ इसमें डिफरेंस आपको। तो ये जो मैं डिफरेंस यहाँ पे, ये मैं सब टॉपिक्स बना रहा हूँ आपके, जो मेन टॉपिक होता है उन मेन टॉपिक से आपका कुछ सब टॉपिक्स बना रहा हूँ, जिससे कि उन सब टॉपिक्स को फिर मैं आगे फर्दर पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, डिवाइड करके मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप इन सब चीजों को बाद में एक जोड़ के और अपना पूरा टॉपिक बना लो। समझ रहे हो? यस सर। चलो आपने नोट कर लिया होगा। तो एक्टिव में जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या क्या बताया कि एक पॉइंट हमने इसमें पढ़ा, हम एक पॉइंट पढ़ा यूज एटीपी, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि एटीपी यूज नहीं होती। इसमें जो हमने फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा कि आयंस मूव करते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमने पढ़ा कि आयंस मूव करते हैं इस तरह से। आगे और हम इसमें क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें लूं तो भाई ये कैरियर, जो आप कैरियर प्रोटीन की बात करते हो बच्चों, कैरियर प्रोटीन जैसे यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, किस तरह से गेट ओपन होते हैं, इम्पल्सिस ट्रांसफर होती है, कौन सी पोलराइजेशन की स्टेट होगी, उनको भी अभी हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जब हम पैसिव में बात करते हैं
तो यहाँ कुछ केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, और ये जो केमिकल्स में आप दो चीजें फिर आगे फर्दर हम इसमें बांट सकते हैं, जैसे कि एक आयंस को हम ले लें, और दूसरा जो हम इसमें बात करते हैं आपके वोल्टेज गेट चैनल्स के बारे में, वोल्टेज गेट चैनल्स के बारे में बात करते हैं, जिसको इन शॉर्ट मैं आगे VGC के साथ डिनोट करूंगा, VGC वोल्टेज गेट चैनल। तो आयंस जब आप मेजरली बात करेंगे तो हम यहाँ पे मेजरली कौन कौन से आयंस लेते हैं बच्चों, एक हम लेते हैं सोडियम आयंस और दूसरे लेते हैं पोटेशियम आयंस। अब बच्चों का सवाल मन में ये आएगा कि क्या सिर्फ यही आयंस प्रेजेंट होते हैं, और भी होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, मैग्नीशियम हो, या काफी सारे और भी, लेकिन हम जो मेजरली यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आप लोग एनसीईआरटी में भी जो बात करते हैं, ज्यादा ना घुमा के हम सीधा सोडियम और पोटेशियम को ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको ये समझने के लिए इन चैनल्स को कि मूवमेंट किस तरह से होती है। इसी तरह से वोल्टेज गेट चैनल में भी जब हम बात करते हैं तो सोडियम की, और यहाँ पे सोडियम VGC, और इसी तरह से पोटेशियम VGC के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो पोटेशियम आर हायर एज कंपेयर टू, पोटेशियम्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, हायर एज कंपेयर टू सोडियम, और इसी तरह से यहाँ पे सोडियम्स पोटेशियम हायर होते हैं एक्सॉन के अंदर या फिर मतलब बाहर? बेटे बाहर रीजन में, अभी हम बाहर से अंदर जाएंगे ना, दो रीजन होंगे बच्चे, जहाँ पे एक आप देखोगे कि अंदर से बाहर जाएंगे, एक स्टेट ऐसी होगी, और एक स्टेट आप देखोगे जहाँ पे बाहर से अंदर आएंगे आयंस, ठीक है? तभी वो वोल्टेज गेट चैनल जो है वो ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और Yes. मूवमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, और आपकी इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसफर होती हैं कैसे सेल बॉडी से आगे एक्सॉन में, एंड देन फिर एक्सॉन में वो जो फंक्शनिंग है ये आपकी कंप्लीट होगी मेम्ब्रेन के अंदर, उस सेल मेम्ब्रेन में, एंड देन फिर आगे वो इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफर होती है, वो सारी प्रोसेसिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ सोडियम्स आर हायर एज compared to potassium. So ion channels are always open. Remember the point. Ion channel जो होते हैं वो हमेशा open होते हैं, लेकिन voltage gate channel opens only when voltage is given. आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है, की पॉइंट, ये चाहे तो आप लोग लिख लो, ठीक है? इसको लिख लेना। क्या लिखना है आपको? कि जो आयन चैनल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं? आयन चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, बट जब हम बात करते हैं VGC के बारे में, यानी कि वोल्टेज गेट चैनल्स, ये क्या होते हैं? ओपन ओनली व्हेन वोल्टेज इज गिवन। तो एक वोल्टेज होती है, आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोलते हैं ना, कि बिजली की गति से भी तेज जो है न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में जो है वो फंक्शनिंग करती है। ये चीज तो आपने कभी सुनी होगी ना, कि जैसे आप करते हैं ना, कि जैसे आपने इधर स्विच ऑन किया और उधर लाइट जल गई, होता है ना ये, कि जैसे आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन पास हुए, फटाफट से लाइट जल गई। इसी तरह से आप देखते हो कि कोई भी स्टिमुलाई जो होता है, आपको किसी ने पिंच किया, या आपने कभी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, आप एकदम से वहां से उसका रेस्पॉन्ड करते हैं, आपकी बॉडी उसका रेस्पॉन्ड करती है। तो ये फंक्शनिंग काफी फास्ट होती है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें, उसी को हम लोग आगे रिफ्लेक्स सेक्शन में डिटेल्ड स्टडी करते हैं आगे जाके। तो आयन चैनल्स ऑलवेज ओपन, बट VGC ओपन ओनली व्हेन वोल्टेज इज गिवन। सो वोल्टेज की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको फास्ट करने में, फास्ट कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? ये चीज समझ आई सबको? यस सर। यस सर। और एक और की पॉइंट अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन रेस्टिंग कंडीशन की जब हम बात करते हैं, पोटेशियम
जो होगा दैट इज मोर परमिएबल, दैट इज मोर परमिएबल। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स, बाकी तो आगे हम लोग की पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है बस। सर आयन कैसे परमिएबल हो जाएंगे सर? वो भी तो सर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है सर। एक तरह का मेम्ब्रेन है, वो मूव करते हैं, वही आप देखते हो जब हम बात करते हैं इसमें पोलराइजिंग स्टेट की या फिर रेस्टिंग स्टेट की जब हम बात करते हैं, और जब हम एक एक्साइटिंग स्टेट की बात करते हैं यानी कि रिपोलराइजेशन स्टेट की, तो कैसे इन गेट्स के थ्रू जो कि मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट होते हैं वो एंटर करेंगे और कौन से बाहर जाएंगे। उन्हीं चीज को हम नाम देते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सर मैं तो ये पूछ रहा था सर, ये जो पोटेशियम आयन इज मोर परमिएबल लिखा हुआ है सर, ये लिखा क्यों है? परमिएबिलिटी को शो करते हैं। जब अभी आप देखेंगे ना इसमें कि इजीली जो परमिट हो जाते हैं, उस चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सर मैंने वैसे ही किसमें तो हो बताया जाएंगे आपको। परमिट? आप अगर इसको, अगर यहाँ पे अगर नहीं भी लिखना चाहें अभी, तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं। तो जब हम इसमें लास्ट में जब हम ये टॉपिक कर लेंगे तब हम उसको देख लेंगे। अभी आप इसको होल्ड पे रख दो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसको होल्ड पे रख सकते हैं इस बात को। ओके सर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। तो आपको ये चीज समझ आती है कि न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों होती है लाइफ की। पहला सवाल ये इंडक्शन कंडक्शन से पहले नर्व इम्पल्स की एक सवाल ये यहाँ पे कि वो ऐसा क्यों होता है। एक सवाल ये यहाँ पे कि हम उसको क्यों एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं लाइफ की। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, आगे चलें। चलिए यस सर। एक मिनट। एक मिनट जरा। देखिए, जनरेशन की बात करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है जनरेशन को लेके, जनरेशन ऑफ ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये आपका एक टॉपिक है। तो इसको हम बहुत सिंपल वे में कोशिश करेंगे समझने की, और 3 स्टेट की हम इसमें बात करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये अभी तक पता चला कि न्यूरॉन्स कैसी सेल्स होती हैं। जब हम न्यूरॉन्स को देखते हैं तो न्यूरॉन्स आप देखते हैं कि ये कैसी सेल्स हैं, एक एक्साइटेबल सेल होती हैं। ये एक एक्साइटेबल सेल्स हैं, है ना? ऐसा क्यों? सर क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है इसलिए शायद से। ओके, क्या नाम है आपका? सर शुभम। शुभम। और कोई बताएगा? शुभम ने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है, और कोई कॉज? और सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से मतलब पास आउट भी हो जाते हैं, मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं। आयंस प्रेजेंट होते हैं ना। आयंस प्रेजेंट होते हैं, गुड। और तो आयंस क्यों, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं कि एक्साइटेबल क्यों होती है। देखो आपका ना यहाँ पे एक शॉर्ट मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन सर पे हो सकता है वोल्टेज। यहाँ से। वोल्टेज, और वोल्टेज क्यों? क्योंकि वोल्टेज इन मेम्ब्रेन, आप मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हो ना, यहाँ पे एक्साइटेबल सेल्स होती है। मैंने पूछा क्यों। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, और ये मेम्ब्रेन्स एक कैसी स्टेट में रहती हैं। इन मेम्ब्रेन्स की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है? पॉलराइज्ड स्टेट होती है। आप लोग पॉलराइज्ड का मतलब समझते हो? सर रेस्टिंग स्टेट। पॉलराइज स्टेट मतलब रेस्टिंग स्टेट। और बेटा रेस्टिंग स्टेट का मतलब
पॉलराइज्ड, सिंपल। आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलराइज का मतलब वहां पे क्या पढ़ते हैं? कोई चार्ज बोलते हो ना आप उसको, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये तो पढ़ते होंगे पोलराइज का मतलब। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक चार्ज प्रेजेंट होता है इनके अंदर। देखते हो आप एनसीईआरटी में एक छोटा सा रफ डायग्राम देखते होंगे, कुछ इस तरह से बना होता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप उसमें देखोगे कि आपको कुछ इस तरह से वो एक डायग्राम देखने को मिलेगा, इस तरह से। और आप में उसको कुछ ऐसे पढ़ते हैं, इम्पल्स कंडक्शन। पढ़ते हैं ना आप उसमें। इस तरह से आपको उसमें आयंस देखने को मिलते हैं, पोलराइज स्टेट देखने को मिलती है। तो न्यूरॉन्स इतनी एक्साइटेबल क्यों होती है? न्यूरॉन्स इसलिए एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि वो पोलराइज, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो एक पोलराइज स्टेट में रहती है। अच्छा, आप ये चीज जानते हो कि ये जो पोलराइज स्टेट होती है, न्यूरॉन्स इस पोलराइज, चलो पोलराइज का मतलब समझ आया कि हम उसको चार्ज के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोलराइज का मतलब हम समझ रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। पोलराइज का मतलब हम क्या समझते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात हो रही है। और चार्ज आप जानते हो ना, चार्ज आप दो पढ़ते हो, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ये तो पढ़ते हो। सो आप इनसाइड द मेम्ब्रेन और आउटसाइड द मेम्ब्रेन आपको ये चार्ज देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पोलराइज रहते हैं। दूसरा मेरा यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे मन में आया वो ये है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है क्यों? वाई मेम्ब्रेन, ये सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। वाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज इन पोले is in polarized state, is in polarized state। क्यों आयन होती के है ये? ट्रांसपोर्ट से। आयन के ट्रांसपोर्ट से, राइट। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं इसमें, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें न्यूरल मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो इस न्यूरल मेम्ब्रेन में, इस न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के, आपको डिफरेंट टाइप के आयन चैनल देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये आयन चैनल अलग अलग आयंस के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग टाइप के आयंस के लिए कैसे होंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल होंगे। तो सिंपली पोलराइज स्टेट में हमें ये मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, और पोलराइज स्टेट के बाद ये पोलराइज स्टेट में क्यों होती है और पोलराइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे इज इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और सवाल एक यहाँ पे ये भी आया कि भाई क्यों होती है ये मेम्ब्रेन इस पोलराइज स्टेट में? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? यस सर। कैसे ठीक है पोलराइज जी। समझ नहीं आया सर। पोलराइज का मतलब समझ नहीं आया? क्या कभी आपने पोलराइज वर्ड फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों? बताइए। सर अभी आया सिंपली, नहीं है वाला चैप्टर। अच्छा वो वाला चैप्टर ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो सिंपली आप पोलराइज का मतलब क्या याद रखेंगे? आप चार्ज से वहां पे बात करते हैं। और जब आप मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आप हम इस एक्सॉन मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, इस न्यूरल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जब हम उस मेम्ब्रेन को देखते हैं तो उस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हम उसको कैसे स्टेट में कहते हैं कि वो कैसे स्टेट में है? यहाँ पे पोलराइज स्टेट में है। ठीक है। मेरा सवाल ये था कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में क्यों रहती है? सो न्यूरल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के आयंस चैनल प्रेजेंट होते हैं, और ये आयन चैनल डिफरेंट डिफरेंट आयन के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो छोटे से सवाल थे। क्या अभी भी किसी को ये पोलराइज मतलब और ये दोनों चीजें समझ नहीं आई? अगर है तो भाई बता दो जल्दी से। आवाज नहीं आई मुझे।
सर आ गई है सर। आ गए? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। हाँ जी बेटा, ये आपका ना ये क्वेश्चन ये है, ये मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आपके पूछा जा सकता है जब आप एग्जाम देंगे। मैंने कहा कि वाई दिस मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। आप देखते हैं जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी जहां पर ये टॉपिक होगा, ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे एनसीईआरटी के ये डायग्राम कुछ इस तरह का बना होगा। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि डायग्राम एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें ये पोलराइज स्टेट दिखाते हैं और रिपोलराइज स्टेशन को आगे जाके ये इसमें तरीके से शो नहीं करते। हालांकि हम उसको समझेंगे अभी। तो ये जो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से ये पोलराइज स्टेट में हमें देखने को मिलती है। सवाल ये कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में क्यों होती है? सो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में डिफरेंट आयन चैनल्स के प्रेजेंट होने की वजह से और इन आयन चैनल्स के अलग अलग सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से ये एक पोलराइज स्टेट में हमें देखने को मिलती है। और यस, पोलराइज का मतलब अभी जब हम आगे हम पढ़ेंगे तो उसको हम रेस्टिंग का नाम भी देते हैं, जिसको आप रेस्टिंग स्टेज सबसे पहले पढ़ते हैं जब हम बात करेंगे इसमें नर्व इंपल्स कंडक्शन के बारे में। चलें आगे। यस सर। सर ये जो आयन है हम ये सोडियम और पोटेशियम ही मानेंगे ना हम तो? हाँ, मैंने आपको कहा कि देखो और भी आपकी नॉलेज के लिए और भी होते हैं, ठीक है हम, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं हम सोडियम पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी आयंस इसी तरह से, फिर क्योंकि आपका सवाल ही यहाँ से आता है और हम लोग इसी को पढ़ते हैं बेसिकली, चाहे वो आपका नीट लेवल हो या फिर आपका एनसीईआरटी लेवल हो, तो हम उनमें सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो हम डिस्कस भी उन्हीं के करेंगे। सर वो जो एस पे लिखा था सेलेक्टिवली परमिएबल है ना वो? है बेटा सर वो एस और पी शॉर्ट फॉर्म में जो आपने लिखा वो सेलेक्टिवली परमिएबल के लिए लिखा ना? एक मिनट हाँ जी बिल्कुल यार, पूछ लिया करो। मैं ना वो थोड़ा सा जल्दी लिखने के लिए और जब जगह स्पेस कम होती है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पूछ लिया करो एसपी, कई बच्चे समझे कि एसपी कोई आयन तो नहीं आ गया नया। चलिए सो अब जो हम इसमें देखते हैं, फिर आगे आप इसमें क्या देखते हो, नर्व इम्पल्स को, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में फिर हम इसमें आगे बात करते हैं। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तो आप इसमें देखते हो कि इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ स्टेट की मैं बात करूं तो एक आप इसके अंदर पढ़ते हो पोलराइजेशन, एक आप इसके अंदर पढ़ते हो पोलराइजेशन, ठीक है। एक आप इसके अंदर पढ़ते हो दूसरा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है जी। एक आप इसके अंदर पढ़ते हो वापस से क्या, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हम इसको रेस्टिंग स्टेज का नाम भी देते हैं, रेस्टिंग स्टेज का नाम भी देते हैं। दूसरी जगह हम डिपोलराइजेशन को एक्साइटिंग स्टेट या फिर हम इसको एक्शन पोटेंशियल का भी नाम देते हैं, ठीक है जी। सो होगा क्या, भी बोल सकते हैं फिर तो? रेस्टिंग स्टेज इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग जो हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे पोलराइजेशन स्टेट में है, और या फिर जो मेम्ब्रेन है वो कैसे पोलराइजेशन स्टेट में है। रेस्टिंग का हम जो नाम दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे जब न्यूरॉन इंपल्स का कंडक्शन नहीं करता जब न्यूरॉन, सर आपने क्या लिखा है एक्शन के बाद? एक मिनट बच्चे, ओके पोटेंशियल, ठीक है। ये बात समझो पहले, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने कहा कि जब न्यूरॉन इंपल्स का कंडक्शन नहीं करता तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्टेट में हम बोलते हैं, तो जब ये नहीं करता तो उसको हम रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी कि तब एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल और सोडियम आयंस के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेस्टिंग का मतलब
रेस्टिंग में एक चीज लिख लो आप लोग, जब हम फर्स्ट फेज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम रेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिएगा। रेस्टिंग स्टेज यानी कि पोलराइजेशन स्टेट, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि मोर परमिएबल होता है ये स्टेज किसके लिए, पोटाशियम के लिए। मोर परमिएबल फॉर पोटाशियम एंड इम्परमिएबल, लगभग मैं इसको कह सकता हूं कि ये इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। दैट इज इम्परमिएबल इम्परमिएबल होता है ये किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। ठीक है जी, ये हमें दो चीजें रेस्टिंग में ध्यान रखनी है। और डिपोलराइजेशन की जब आप बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसमें, डिपोलराइजेशन के लिए। वहां वो पोटेशियम के लिए लेस परमिएबल हो जाएगा। जब आप डिपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं, जब आप डिपोलराइजेशन वाली कंडीशन को समझेंगे तो डिपोलराइजेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि वो लेस परमिएबल होगा किसके लिए, पोटेशियम के लिए लेस परमिएबल होगा, और दूसरा सोडियम के लिए कैसा होगा, इसका ऑपोजिट, यानी कि मोर परमिएबल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये छोटी सी बात समझ आई। सर वो जो रीपोलराइजेशन है उसको भी रेस्टिंग स्टेज ही बोलेंगे ना? बेटा वापस से फिर वो स्टेज में आने वाली कंडीशन है, ठीक है, वापस से वो उसमें आने वाली कंडीशन है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, Do you want to keep, एक मिनट, ऐसे सेव हो गया, वेट। सो इसमें स्लाइड्स हमारी इतनी जल्दी फिल हो गई, आई हैव टू ऐड मोर स्लाइड्स। एक मिनट, इसमें आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? यस यस सर। यस सर। ओके, वेट, स्लाइड्स मेरी खाली वाली ब्लैंक स्लाइड्स कहाँ चली गई, ब्लैंक स्लाइड, सर शायद कंट्रोल एम आती है। न्यू के लिए ना, यस सर। कंट्रोल एम। थैंक यू। इसमें ऐड कर लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसमें दो चार और ऐड कर लेते हैं। चलिए, इसको क्या हो गया है, सर स्लाइड शो पे जाइए। हाँ एक मिनट, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है, हाँ F5 दबा दो। F5 कर दें सीधा, ओके जी। अब देखते हैं बैंक वाली कहाँ गई, इसमें आ गई, अब आ गई, ठीक है, थैंक यू। चलिए,
तो ये हो गया हमारा। देन स्टार्ट था उसमें पहला जो फेज होता है उसका, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज का नाम देते हैं। सो रेस्टिंग फेज में हम किस तरह से देखते हैं कि लेट्स सपोज मान लीजिए कि ये आपका वो मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस मेम्ब्रेन में क्या होगा कि कुछ ऐसा समझिए, यहाँ पे हम कैसे देखते हैं कि ये आपके लेट्स सपोज कि वो गेट हो गए। मैंने अभी आपको कुछ, हमने गेट्स के बारे में बात की थी। तो ऐसा कुछ मानिए कि यहाँ पर वो गेट्स हो गए, वो चैनल्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ये हमारा जो है वो एक दूसरा गेट यहाँ पर हो गया, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सो ये हो गए आपके VGC, वोल्टेज गेटेड चैनल, जिनको हम रेस्टिंग स्टेट में बोल रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। और ये आपके वो जो हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में वो आयंस जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है कि कितने आयंस जो है वो बाहर जाएंगे और कितने आयंस जो है वो अंदर आएंगे, इसी तरह से। और यहाँ पे मैं पहले बना लूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसमें फंक्शनिंग वो हमें देखने को मिलेगी। लाइट दैट कुछ आयंस जो होंगे वो बाहर जाएंगे और कुछ आयंस जो होंगे वो अंदर हमें जाते हुए दिखेंगे। ठीक है जी। तो ये जैसे हमारे पोटेशियम हो गए, और ये जो हो गए हमारे वो सोडियम आयंस हो गए। उसी तरह से आगे भी हमें देखने को मिलेगा इसमें। सो रेस्ट स्टेज में बेसिकली होगा क्या। अच्छा, एक चीज और, जो नेगेटिव आयंस जो आपको देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी तो खोली होगी, मैंने अभी आपको एक रफ फिगर कुछ बनाई थी वहां पे। आप लोगों ने एनसीईआरटी तो खोल रखी है ना। आप उसमें देखोगे एक फिगर आपको देखने को मिल रही है कुछ इस तरह की, जहां पे आप देखते हो कि कुछ अंदर नेगेटिव आयंस हैं, ऊपर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव गेट्स हैं। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है अंदर नेगेटिव आयंस हैं। सवाल एक यहाँ पे ये कि ये जो हम नेगेटिव आयंस की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस क्यों हैं? ये नेगेटिव आयंस क्यों हैं यहाँ पे? ये नेगेटिव आयंस जो होते हैं, क्योंकि हम तो सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव आयंस कहां से आए? ये नेगेटिव आयंस जो हैं, ये हैं ड्यू टू लार्ज प्रोटीन, ड्यू टू लार्ज प्रोटीन, हम ये कह सकते हैं इसमें कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होने की वजह से ये हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, लार्ज जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लार्ज में इन प्रोटीन के साइज को लेकर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, और तो इनके जो साइज होता है बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो ये उतने अमाउंट में यहाँ से बाहर नहीं आते, क्योंकि और ये कैसे रहेंगे, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे, ये प्रोटीन्स इम्परमिएबल रहते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इम्परमिएबल रहते हैं। ठीक है, तो ये इम्परमिएबल रहेंगे, तो इसका मतलब इम्परमिएबल होने की वजह से ये बाहर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो ये ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस हेयर, इन दिस मेम्ब्रेन, एंड इन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन। उसके साथ साथ ये एक हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप रेस्टिंग नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए नेगेटिव बोलते हैं। हाँ, नेगेटिव होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ये। यस। ठीक है, तो रेस्टिंग में मैंने आपको 2 की पॉइंट्स बताए थे अभी।
more permeable potassium, impermeable sodium. So when neuron जो है जब सोडियम पोटेशियम पंप होगा, यानी कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं इसमें, तो क्या होगा कि जब न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, ठीक है जी, हमने इसको ये बोला था अभी, दिस इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स इन दिस कंडीशन, है ना। सो इसको हम रेस्टिंग स्टेज का नाम दे दिया। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, दैट एक्सोनल मेम्ब्रेन is more permeable to the potassium ions, right? That is more permeable to potassium ion and nearly impermeable for the sodium ions. Resting condition में active transport में 3 सोडियम जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है, 3 सोडियम बाहर आते हैं, 3 सोडियम आयंस बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर जाता है। अब सवाल ये आ रहा होगा मन में कि सर ये 3 ही क्यों बाहर जाएंगे और 2 ही क्यों अंदर आएंगे? ऐसा कोई सवाल? ऐसा कोई सवाल? वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होगा जैसे कि वो 3 बिल्कुल, आप एक वर्ड पढ़ेंगे वेसिकल्स, तो इनका जो साइज होता है ना, सिंपली आप ये समझिए, इनका जो साइज होता है यहाँ से इन आयंस को बाहर करने के लिए, तो वो 3 का ही होगा, दैट इज रिलेटेड टू देयर एनाटॉमी। सो उनका जो साइज होता है वो इतना ही है कि वो 3 को ही बाहर कर रहे हैं और इन 2 आयंस को ही अंदर लेके आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज आप ऐसा समझिए कि जो अगर आप एक गेट से बाहर जा रहे हो किसी अपने रूम के, सो एक बारी में कितने लोग उससे बाहर जा सकते हैं? जितना उसका साइज होगा उतने बारी में एक साथ हम उतने लोगों को बाहर भेज सकते हैं लाइन से खड़ा करके। और गेट का साइज अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम एक लोगों को वहां से बाहर भेज सकते हैं। सो इसी वजह से जो वेसिकल्स का यहाँ पे इनके साइज होता है अंदर इन मेम्ब्रेन्स के, अभी वेसिकल्स के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। सो वेसिकल्स के साइज की वजह से इतने ही नंबर ऑफ आयंस इन और आउट इस फेज में, जब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही तब बाहर जाते हैं। तो एक कीवर्ड यहाँ पे कौन सा आया कि 3 सोडियम बाहर, आप देखते हैं कि जो 3 सोडियम है वो बाहर हो रहे हैं, 3 सोडियम बाहर हो रहे हैं, और आप देखते हैं कि जो 2 पोटेशियम है जो 2 पोटेशियम है वो अंदर हो रहे हैं। ये बात समझ आई सबको? और जैसे भी अभी हमने पढ़ा भी कि एक्सोलेमा जो है इस फेज में, अभी हमने पढ़ा कि जो मैंने आपको शुरुआत में एक नाम बताया था एक्सोलेमा, कौन बताया था? एक्सोलेमा का क्या मतलब बताया था शुरुआत में बच्चों? सर एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल होती है, ठीक है, देन सोडियम, ठीक है। ये चीज सबको समझ आई? ये चीज सबको समझ आई? यस सर। सर ये के प्लस के लिए ज्यादा परमिएबल कैसे हुई? मतलब ये तो के प्लस कम कर दिया था। बेटे यही इसका जो फेज है ना, जो जब हम रेस्टिंग फेज के बारे में बात करते हैं, यही, क्योंकि आयंस जब आप इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हो या फिर हम इसको हाइपोथेटिकली अगर सोचें तो इनकी कंसंट्रेशन इस टाइम पे ज्यादा है जब ये गेट क्लोज्ड है, जब इम्पल्स, जब ये रेस्टिंग फेज में है, जब कोई भी कंडक्ट नहीं हो रही, तो उस टाइम पे सोडियम जो है वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है। दैट इज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दीज आयंस, जब वो किसी भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही। तो रेस्ट स्टेज में जो पंप वाले रास्ते से यहाँ पे 3, ये जो पंप वाला रास्ता है इसका, जो हम रेस्ट स्टेज बोल रहे हैं, तो इस रेस्ट स्टेज में इस पंप वाले रास्ते से, इस पंप वाले फेज से मैं कह सकता हूँ 3 सोडियम बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर जाते हैं। इसके अगेंस्ट जो चैनल वाला जो होगा आयन जो ओपन होंगे, वो पोटेशियम की परमिएबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा कर देते हैं सोडियम से। तो ऐसे में वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन में ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड क्यों होते हैं? सो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो आपकी, मैंने आपको बताया था और भी आयंस होते हैं, तो ये क्लोज्ड क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम
के बाइंड होने की वजह से, यहाँ पर कैल्शियम आयंस के बाइंड होने की वजह से ये गेट्स जो है वो इस फेज में क्लोज देखने को मिलता है हमें। तो सोडियम पोटेशियम पंप की जब हम बात कर रहे हैं, सो कंडीशन एक उसके लिए आती है ओपन, और ऐसे में VGC यानी कि ये जो आपका वोल्टेज गेट चैनल है ये कैसा हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, राइट। और ये सारी जो कंडीशन होगी, मैंने अभी आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताया था, तो ये सारी जो कंडीशन होती है, ये सारी कंडीशन आपको एक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलती है। ये सारी कंडीशन आपको एक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलती है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए रखना, ज्यादा डीप इसमें मत जाना, क्योंकि ये एक एनाटॉमिकल फिगर है पूरा कि यहाँ पे कैसे पैसिव डिफ्यूजन होगा और कैसे एक्टिव डिफ्यूजन होगा। तो बहुत ज्यादा अगर इसमें डिटेल में जाओगे तो फिर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सिर्फ जो मैंने ट्रांसपोर्ट वाला फेज वहां पे बताया था एक्टिव और पैसिव का, सिर्फ उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, ओपन जब इसके लिए हुआ, तो VGC यानी कि चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ऐसे में जो कंडीशन बनेगी इस रेस्टिंग फेज में, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ यहाँ पे मूव करने लगेंगे। सर ये पैसिव डिफ्यूजन सिर्फ Na के पंप में आएगा हाँ, या फिर इस फेज में इस आगे भी आपको एक्साइटिंग फेज में भी देखने को मिलेगा, आपको एक्साइटिंग फेज में भी देखने को मिलेगा। एक्साइटिंग फेज मैंने किसको बोल रहा हूँ, एक्साइटिंग फेज बोल रहा हूँ मैं डिपोलराइजेशन वाली स्टेट को। सर ये VGC में भी होगा पैसिव डिफ्यूजन? हाँ, उसी के लिए तो उसी नहीं, उस पूरी प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, कि कैसे यहाँ एनर्जी, कई बार एनर्जी भी जो है यहाँ पे वो खर्च होगी या नहीं होगी, ATP का खर्च होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको ये बात बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा अगर हम इसमें डिटेल जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ आप इसलिए इतना ध्यान रखो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सवाल ये मन में बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज ऐड किया। सवाल ये मन में आपके ये बन सकता है कि ये डिफ्यूजन में एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, कितनी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, सिर्फ उसको देखते हुए ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सो रेस्टिंग फेज से हमारा कीवर्ड क्या निकला, अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो उससे कीवर्ड ये निकला, 3 सोडियम आयन बाहर, 2 पोटेशियम आयंस अंदर। सर ये एक्टिव पंप ठीक है, होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप हो रहे हैं एंड देन ओपनिंग कंडीशन और VGC क्लोज्ड हो रहा है। तो सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हुआ है लेकिन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। और ये VGC वाली बात, अगर आप जो अभी कोई पूछ रहा था कि VGC के लिए वो पैसिव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं जो ये मेन बात बता रहा हूँ ना आपको, ये पैसिव डिफ्यूजन की, मैंने एरो देखो कहाँ लगाया है, मैं यहाँ सोडियम और पोटेशियम चैनल्स के लिए आपको बता रहा हूँ पैसिव डिफ्यूजन। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। हाँ जी पूछिए, किसी का कोई सवाल था? यस सर। सर ये कैल्शियम कहाँ से आ रहा है सर? ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके अलावा बहुत से आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सबकी जो इसमें रोल है इस प्रोसेसिंग को करने के लिए अपना है। तो कैल्शियम आयंस के साथ ये बाइंड करते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू कैल्शियम आयंस बाइंडिंग की वजह से ये हमें क्लोज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो आयंस तो अपना इन और आउट किस तरह से मेम्ब्रेन के बाहर जा रहे हैं वहां पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और मेजरली मैंने आपको शुरुआत में बताया था टॉपिक के कि हम लोग इनमें सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ज्यादा डिस्कस करते हैं, जहां पे अगर किसी आयन की जरूरत होगी तो मैं वहां पे रिलेट करूंगा। तो यहाँ पे जैसे क्लोजिंग की जब हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल की, भाई बाहर आए अंदर आए तो हुआ क्या ऐसा कि वो अपने आप क्लोज हो गए, क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम आयन तो अंदर बाहर हो गए, तो उनको क्लोज करने में क्या वो अपने आप हो गए या किसी आयन ने अपना रोल प्ले किया? तो यहां उसको VGC को क्लोज करने में किसी अगर आयन ने अपना रोल किया तो वो है कैल्शियम आयन। ये सवाल आपके ये नॉलेज के लिए इसलिए डाला है यहाँ पे कि कल को अगर नीट में अगर ये आपका सवाल आता है कि ये जो इस रेस्टिंग फेज के अंदर ये जब क्लोज्ड होते हैं तो यहाँ कौन से आयन की वजह से ये क्लोज हो सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन आते हैं आपके कुछ इस तरह से, या नन ऑफ द अबव,
या बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, इस तरह से। तो और किसी आयन की प्रेजेंस में ये सब मतलब कोई क्लोज नहीं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो नहीं हो सकता क्लोज किसी और आयन की नहीं प्रेजेंस? बेटा, कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करते हैं ऐसी कंडीशन में। ओके, ठीक है। और जब कैल्शियम आयन यहां से रिमूव हो जाएंगे, जब कैल्शियम आयंस यहां से रिमूव हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाएंगे सो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन स्टेज में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब कैल्शियम बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इसके साथ तो वो क्लोज हो रहा है, और जब कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाएंगे, जब वो रिमूव होंगे तो रिमूव होने पे क्या होगा, ये जो VGC है वो ओपन स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ ये चीज आपको कब देखने को मिलेगी, जब वो ओपन हो जाएंगी, ये आपको एक्साइटिंग फेज के अंदर देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो डीपोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन बोले तो एक्साइटिंग फेज के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। बेसिकली उसका अल्टीमेटली वही चीज हमें देखने को मिलती है। तो दैट इज मेन रेस्पॉन्सिबल आयन जो है इसमें वो सोडियम है, जो एक इस फेज के लिए जो एक मेन। सर सोडियम कैसे है? अभी मैंने क्या बताया था उसमें आपको, डिपोलराइजेशन में सोडियम मोर परमिएबल है, क्योंकि जो सोडियम है इस फेज में, सोडियम जो है इस फेज में कैसा है, वो यहां फाउंड होगा मैक्सिमम स्टेज में। ठीक है, सोडियम कैसा होता है यहाँ पे, एक मैक्सिमम स्टेट में फाउंड होता है। और अगर ज्यादा अंदर चला जाओ इसमें तो मैंने आपको एक फेज बताया था, कौन सा, जब हम उसमें बात कर रहे थे एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक रीजन मैंने आपको बताया था। तो ये चीज हमें वहां पे उस रीजन में देखने को मिलती है, राइट। सो इसमें डिपोलराइजेशन स्टेट में यानी कि एक्साइटिंग फेज में सोडियम, अभी जो कीवर्ड हमने लिखा था वहां पे वो क्या लिखा था कि सोडियम फाउंड इन मैक्सिमम फॉर्म, और जो पोटेशियम होगा वो कैसे होगा, वो मिनिमम में होगा। ठीक है, पोटेशियम कम, सोडियम ज्यादा। सर ये कैसे हुआ सर? वो जो पंप था वो तो बट सोडियम को बाहर फेंक रहा था, पोटेशियम को अंदर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे वोल्टेज जो है ये चैनल जो है अपना रोल प्ले करते हैं। जब वोल्टेज गेट चैनल जब वो क्लोज हो गए, जब ओपन होंगे, तो जो बाहर उस मेम्ब्रेन के जो आयंस प्रेजेंट हैं वो भी तो अंदर आएंगे। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये अंदर से बाहर चले गए, लेकिन बाहर जो चैनल्स प्रेजेंट है वो वापस अंदर भी तो आएंगे ना। जो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन में, आपने दो टाइप के फ्लूइड पढ़े, एक्स्ट्रा और एक इंट्रा, दो टाइप के फ्लूइड पढ़े थे ना अभी। तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो भी तो वापस अंदर आएंगे। जब कंडक्शन होगा तब आयंस कहाँ जाएंगे, अभी तो कंडक्शन नहीं हुआ, अभी तो कंडक्शन हुआ ही नहीं यहाँ पे किसी भी इम्पल्स का। जब इम्पल्स का कंडक्शन होगा तब आयंस वापस से अंदर भी तो आएंगे, और जो अंदर वाले हैं वो फिर से बाहर जाएंगे बाद में। तो ये तो सर प्रोसेसिंग। मतलब जो VGC से जो आयंस अंदर आ रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं जितने सोडियम पोटेशियम पंप से आ रहे हैं। तभी तो हम इसमें अलग अलग फेजेस देख रहे हैं। तभी तो हम एक फेज में देख रहे हैं कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, जब रेस्टिंग फेज है, और दूसरी कंडीशन में हम उसका कुछ अलग देख रहे हैं। सर मतलब ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा सोडियम को बाहर ही फेंकेगा? हाँ हम ये कह सकते हैं। VGC से ज्यादा अमाउंट में सोडियम आता है इसलिए अंदर सोडियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। ओके, ठीक है। सो अगर मैं इस फेज में बात करें हम इसमें, तो मैंने आपको एक बोला कि सोडियम फाउंड मैक्सिमम ऑन दिस एक्सॉन हिलॉक रीजन, या फिर आप सिंपली ये भी एक कर सकते हैं कि सोडियम जो फाउंड है मैक्सिमम इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सो एक आप इसमें ना एक वर्ड पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं उसके लिए बता दूं। तो एक्शन के लिए एक चीज ध्यान रखना, ये जो अब उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, एक्शन होने के लिए अभी एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन पोटेंशियल मैंने इसको नाम दिया पीछे, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं एक्साइटिंग फेज भी पढ़ रहे हैं। तो एक्शन के लिए, एक्शन कैसे होगा, एक्शन के लिए इसको मिनिमम 10 वोल्ट सप्लाई जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 10 वोल्ट सप्लाई जो है वो मस्ट है, इतना
ऐसे जो आंकड़े कहते हैं हमारे, तो इसके लिए 10 वोल्ट सप्लाई कैसी है, वो मस्ट है एकदम, राइट। देन सोडियम विजिस जो होगा सोडियम के लिए, उसके बाद तभी क्या होगा आगे जाके, जो VGC उस फेज में क्लोज्ड हुआ है ना, वो VGC आगे जाके ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ना एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, जब आप नीट वगैरह देते हैं, जो बच्चे नीट कर रहे थे अभी शुरुआत में, तो एक क्वेश्चन ना यहाँ से भी बन जाता है कि उसको कितने वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है इस VGC को ओपन करने के लिए। तो भाई इतना जब तक उसको वो पोटेंशियल नहीं मिलेगा, या इतना वोल्ट उसको जब तक ये नहीं मिलेगा, तब तक वो ओपन नहीं होता। सो एक्सेलोमा जो है वो कैसे हो जाती है? हाँ जी सर, ये जो 10 वोल्ट सप्लाई आएगी तो सर जो बाइंड कैल्शियम है वो रिमूव हो जाएगा? तभी तो जब वो बाहर जाएगा उसके बाद वो क्लोजिंग स्टेट में हमें देखने, यानी कि तो जो 10 कैल्शियम रिमूव होगा, सो वोल्टेज गेटेड चैनल अपने आप ओपन स्टेट में आ जाएंगे। यस सर। 10 वोल्ट सप्लाई आती कहाँ से? बेटा ये जो, यही तो काम है आपका, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम की जो बात चल रही है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, मैंने अभी शुरुआत में क्या बताया था आपको कि आपकी अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शनिंग बहुत स्लो हो जाएगी हमारी बॉडी की, पता नहीं कितनी इंजरीज हो जाए अगर ये फंक्शनिंग फास्ट ना हो। तो ये इम्पल्स जनरेट होती हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, ये इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से, ये जो इन्हीं आयंस के मूवमेंट की वजह से ये चीज जनरेट होती है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन था? यस सर, मेरा था क्वेश्चन कि अगर सर 10 वोल्ट सप्लाई होगी तभी तो VGC ओपन होगा ना। VGC ओपन होने से पहले वो 10 वोल्ट की सप्लाई आ किधर से दी है? बेटा डेंड्राइट्स, सोमा, और ये जो सिनेप्सिस, अभी आपने सिनेप्सिस नहीं पढ़ा एक्चुअली, सिनेप्सिस वाला जब टॉपिक आएगा तो हम इसमें आगे और देखेंगे वहां पे। मतलब डेंड्राइट वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे कन्वर्ट करके ऐसा। करेक्ट, तो पहले स्टिमुलाई आया, देन वो जैसे ही आपका ये जो साइटोन बॉडी के अंदर जाता है, वहां से वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के अंदर ट्रांसफर होती हैं। हाँ सर, ओके ठीक है। तो डिपोलर इस स्टेट में मैं आपको बता रहा था कि एक्शन के लिए मिनिमम 10 वोल्ट हमें इसमें जरूरत होती है। तो इसको एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नाम देते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी में कोई ऐसा वर्ड पढ़ें, अगर आप कोई ऐसा वर्ड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, थ्रेशोल्ड वर्ड आता है, थ्रेशोल्ड अगर आप वर्ड पढ़ेंगे ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो समझ जाना हम वहां पे उसी चीज की बात कर रहे हैं जो आप ये चीज सीख रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सोडियम आयंस VGC ओपन होते हैं, तो इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको ओपन करने के लिए, जिसको हम ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नाम देते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो समझ जाना कि यहाँ पे ये जो हम VGC ओपन हो रहे हैं ना, ये जो कंडीशन हम 10 वोल्ट वाली ले रहे हैं, उसी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। तो जब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है, तो सोडियम आयंस की उसमें से जब आगे मूवमेंट उनकी स्टार्ट होती है, एंड देन VGC जो है वो कैसी स्टेज में आते हैं, वो ओपन स्टेज के अंदर आ जाते हैं। और सोडियम जो है, ऐसे जैसे गेट खुलता है और सोडियम भागने लगते हैं एकदम रैपिडली, सोडियम जो है वो इन गेट के ओपन होते ही मूव्स करते हैं रैपिडली आउटसाइड टू इनसाइड। कैसे करेंगे मूव? रैपिडली आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेंगे, एंड लीडिंग टू जनरेशन ऑफ दिस, इन मूव करने की वजह से दैट विल लीडिंग टुवर्ड्स द, या दैट विल लीड्स टू द लीड्स एक्शन पोटेंशियल। किसको लीड करेंगे? ये एक्शन पोटेंशियल को लीड करेंगे, और इस एक्शन पोटेंशियल के इस पूरे लीड की वजह से ये जो पूरी डिपोलराइजेशन की स्टेट है वो फर्दर आगे जो है पोटेंशियल बनाना स्टार्ट करेगा, एंड देन ये आयंस की जो मूवमेंट है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से। क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से। So the point where this membrane or this
एक्सोलेमा की जो हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपोलराइज्ड हो जाती है ड्यू टू दिस रैपिड influx of sodium ions. So the negative potential भी जो पहला कैंसल आउट होता है और वो एक नेगेटिव पोटेंशियल भी यहाँ पे बनने की वजह से एक फेज में आके वो बिल्कुल जीरो स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। तो इसकी अलग अलग रेंज भी शायद आपको देखने को मिले, या फिर आप पढ़ते हैं कि कैसे 32 45 माइक्रोवोल्ट तक पहुंचता है। वैसे शायद ऐसा कोई डेटा आपको एनसीईआरटी नहीं बताता कि कितने वोल्ट तक वो पोटेंशियल होता है या कितने वोल्ट तक वो पोटेंशियल जाता है। और आपको इतना ज्यादा वो जाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपको सिंपली ये देखना है कि पोलराइज स्टेट में क्या देखने को मिल रहा है और डीपोलराइज स्टेट में एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है, इतना आपको समझने की जरूरत है। हाँ जी सर, वो पोटेशियम वाली बीजीसी भी तो खोलेंगे वोल्टेज। अच्छा, एक चीज इसमें और देखो, उस पॉइंट से पहले इस एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होगा, इसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इस एक्शन पोटेंशियल के बाद इस स्टेज में देखो, इस स्टेज का मेजर रोल क्या है। इस स्टेज में इस एक्शन पोटेंशियल के बाद जो आउटर सरफेस, वो थोड़ा सा ना डायग्राम ऐसे ही है एनसीईआरटी में, हालांकि आप उसको देखिएगा। सो आउटर सरफेस में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, आउटर सरफेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो उसमें इनर सरफेस है, आप देखेंगे उसमें जो इनर सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव शो करेगी। हाँ बेटा बोलो। आपने तो कहा था कि नेगेटिव चार्ज वो प्रोटीन्स की वजह से होता है, तो वो प्रोटीन्स तो इम्परमेबल होते हैं, तो वो बाहर कैसे जाते हैं? नो चार्ज देखो जरा उसमें, एक बार देखो उसमें कि आउटर इन द सेंस, यहाँ पे वो जो रीजन है ना उस एक्सोलेमा का रीजन देखो जरा उसमें, एक बार डायग्राम में देखो, एक बार देखो उसमें डायग्राम में। यस सर। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, जहाँ पे एक्सोप्लाज्म होगा उस रीजन में देखो एक बार। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या देखना है। ओके, आप उसमें देखोगे कि जो लेयरिंग की वहां पे बात हो रही है उस मेम्ब्रेन की, कुछ उसमें पॉजिटिव और कुछ उसमें नेगेटिव। हाँ यस सर, ये देख है ना, ये चीज है ना, यस सर, ये चीज है ना। हाँ, तो इसमें रुक जाओ, इसमें तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम और पोटेशियम जो है वो पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप जब होगा तो ऐसे में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। क्लोजिंग हुआ वीजी चैनल का, ये देखा था हमने सबसे पहले, क्या हुआ यहाँ पे, क्लोज्ड हमें देखने को मिला किसका, वीजी चैनल, वोल्टेज गेट चैनल हमें क्लोजिंग इसमें देखने को मिली, राइट। सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम गेट ओपन होंगे तो पोटेशियम गेट कैसे हो जाएंगे इसमें, क्लोज्ड हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और ऐसे में दोबारा से हमें क्या, एक चीज मैंने आपको इसमें और क्या बताई कि जो पोटेशियम जो क्या होगा यहां से, जो पहले वाली कंडीशन में बाइंड हुआ था वो पोटेशियम यहाँ पे कैसा होने लग जाएगा, रिमूव होने लग जाएगा, ठीक है। और इसके रिमूव होने की वजह से क्या होगा, क्या बताया था इसके रिमूव होने की वजह से, वीजी चैनल जो वीजी चैनल है वो कैसे हो जाएंगे, ओपन हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो सोडियम वाली गेट कैसी हो जाएगी फिर ऐसी कंडीशन में, ओपन, और जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, इनफ्लक्स हुआ, यानी कि रैपिड कंडीशन हुई और उन्होंने रैपिडली आयंस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइट। हाँ, तो हम इसको नहीं कहेंगे यहाँ पे फिर, ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि आउटर सरफेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, हम सिर्फ उन्हीं आयंस के बारे में बात करेंगे। देखो इस कंडीशन में ना कुछ हम उन आयंस के बारे में बात करेंगे, मैं इसी पॉइंट की वजह से आपको कह रहा था कि वो जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है।
जब इसमें कुछ अदर आयंस की बिसाइड द प्रोटीन्स जब हम बात करेंगे तो आउटर सरफेस में जैसे कि कुछ अदर आयंस भी होंगे यहाँ पे, तो वो नेगेटिवली बाहर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन आप इस चीज को मत कीजिए अभी, और नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सर ये इस तो चीज से एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? सर उसमें लिखा है आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन उसमें डायग्राम नहीं है ना। उसमें डायग्राम नहीं है। उसमें देखो आपको जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव आउटसाइड और एक नेगेटिव इनसाइड आपको दिखाए गए होंगे। ये चीज देखो उसमें, यस सर। जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ आयंस, लेकिन वो प्रोटीन्स जो है, यहाँ पे हम आयंस की बात कर रहे हैं ना सरफेस की, मैं उन प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा। कुछ आयंस जो है वो बाहर आने लगते हैं। सो आप इसको सिर्फ सोडियम और इस पोटेशियम वाले तक ही रखो। ये तो टू मच अगर हम उसके एनाटॉमी में जाएंगे तो फिर वो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। पहले बेस एक बार बना लो, पहले एक बार बेस बना लो इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बाद में इसमें। पहले बेस इसका तैयार कर लो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। डिपोलराइजेशन में जब हम आ रहे हैं तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नाम क्यों ले रहे हैं वहां पे, या जब हम डिपोलराइजेशन स्टेट में आ रहे हैं तो एक्शन पोटेंशियल का नाम क्यों ले रहे हैं वहां पे। वीजीसी ओपन कब हो रहे हैं? जब कैल्शियम दूर जाने लग रहे हैं तब क्या हो रहा है, जब कैल्शियम बाइंड कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में तब क्या हो रहा है। थोड़ा सा बेस एक बार प्रिपेयर कर लो, उसके बाद हम आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। मतलब यहाँ पे आउटर सरफेस नेगेटिव हो रही है, वो सोडियम पोटेशियम की वजह से नहीं हो रही, कोई और आयंस की वजह से, राइट। ठीक है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा अभी इसमें नहीं जाओ, पहले इसमें बेस पे एक बार काम करो। जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ पहले उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखो। जैसा कि मैंने अभी की पॉइंट आपको यहाँ पे क्या बताया हमने, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, एक्सोलेमा में कैसी कंडीशन, पैसिव डिफ्यूजन, कुछ की पॉइंट्स की बात करी। एक की पॉइंट हमने बात करी यहाँ पे कि क्लोज कब हुआ, जब कैल्शियम आयंस ने बाइंड करना स्टार्ट किया, उसके बाद जब उन्होंने रिमूव करना कैसे स्टार्ट किया। यहाँ पे जब की पॉइंट्स की बात करी, एक हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, सोडियम फाउंड मैक्सिमम स्टेज, एक्शन के लिए मिनिमम 10 वोल्ट की सप्लाई जरूरी है, तभी जो है वो वीजीसी कैसे होंगे, ओपन स्टेट में आएंगे, एंड देन एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। पहले कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा रफ यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ ही आपके लिए। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था अभी? यस सर। हाँ जी, पूछिए। सर मैं यही पूछ रहा था सर, वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी तो साथ में खुलेंगे अगर सोडियम खुलेंगे तो? 1 बाय 1 ना बच्चे, सारे एक साथ बाहर तो आते हैं। बाहर देखो, अब सोडियम आयन कैसे बाहर जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे बनाया था मैंने, ये पे, जैसे कि सोडियम आयंस कैसे बाहर जा रहे थे, तो अब वो अंदर आने की स्टेज में आपको दिखेंगे। तो ये एक तरफ से जैसे यहाँ पे इस तरफ से बाहर जा रहे हैं, तो जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना, उसकी कंडीशन फिर यहाँ से दूसरे ये चैनल से हम ये कहेंगे कि वो वापिस से अंदर आने लगेंगे, और फिर ये पोटेशियम जो है वो कैसे बाहर जाने लगेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि इस कंडीशन में, डिपोलराइजेशन स्टेट में, पोटेशियम के लिए ये कंडीशन लेस परमिएबल है और सोडियम के लिए मोर परमिएबल है। सर समझ में नहीं आया सर ये वाला तो। ओके, एक्शन पोटेंशियल पता लगा? पहले ये बताओ, एक्शन पोटेंशियल वर्ड समझ आया? सर वही है ना, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम वोल्टेज नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब कंडक्ट कर दे वो जो हमारी +10 वो वोल्ट की। एक्शन पोटेंशियल से इतना समझे बस। एक्शन के लिए मैंने क्या कहा कि भाई जो पोजीशन जो अपोजिट हो रही है आपकी, एक में आपको क्या देखा आपने कि कैसे सोडियम बाहर जा रहे हैं और दूसरे से पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ये तो देखा आपने कि सोडियम बाहर जा रहे हैं पहले फेज में और दूसरे फेज में आपके अंदर आ रहे हैं। यही तो देखा, यही तो है, दोनों फेजेस में एक्चुअली हो यही रहा है कि एक में आप आयंस को बाहर जाते हुए देख रहे हो, दूसरे में आप आयंस को अंदर आते हुए देख रहे हो। डिपोलराइजेशन की स्टेट में ये जो कंडीशन हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जबकि रेस्टिंग फेज में आपको एक्शन पोटेंशियल कहां देखने को मिला? रेस्टिंग में तो हमने कोई बात नहीं करी, रेस्टिंग में तो हमने वोल्टेज के बारे में बात नहीं करी। हमने जो वोल्टेज के बारे में सिर्फ बात की, हमने कहां पे बात की? हमने बात की डिपोलराइजेशन स्टेट में, यानी कि एक्साइटिंग फेज में। तो इस फेज में सिर्फ आपका एक्शन होने के लिए, यानी कि आयंस को वापस से उस मूव कराने के लिए, बैलेंस कराने के लिए क्या होगा? एक वोल्टेज की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। और वो वोल्टेज सप्लाई हमने कितनी पड़ी? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट जैसी उसको वोल्टेज मिली,
VGC ओपन हो गया, और जैसे ही VGC ओपन हुआ सोडियम ने मूव करना स्टार्ट कर दिया रैपिडली, आउटसाइड टू इनसाइड। कैसे मूव करना स्टार्ट किया? आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब सर ये है कि वो पहले जो पॉजिटिव चार्ज था कुल मिलाकर के वो हमारा बाहर की ओर जा रहा था रेस्टिंग स्टेज में। एग्जैक्टली यही तो हुआ ना। पहले सोडियम आयंस कहां जा रहे हैं पहले फेज में? देखो जरा फिगर में, आपने देखा नहीं यानी बाहर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही इसको ये वाली फेज मिल रहा है तो ये सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं रैपिडली, अब आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं, और ये आउटसाइड टू इनसाइड आने पे लीड करते हैं किसको? एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, इनसाइड भी हमारी जो हमारी एक्सोन है हमारी फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी ना फिर वो हमारी। हाँ, तो एक्सोन के अंदर ही तो आ रहे हैं ना इस कंडीशन में ये, और एक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज होने से ये एक्शन पोटेंशियल कैसे बन जाएगा? समझे नहीं। पॉजिटिव चार्ज कहां बता रहे हो, कहां पे पूछ रहे हो पॉजिटिव चार्ज? सर ये जो डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर एक्सोन के अंदर जो सोडियम आ रहे हैं उनसे जो हमारी एक्सोन है वो हमारी पॉजिटिव नहीं होने लगेगी फिर? बेटा चार्ज सोडियम एक्सोन नहीं, एक्सोन में तो मैंने आपको बताया ना प्रोटीन्स तो वो है ही वहां पे, अंदर तो प्रोटीन्स हैं ही। इनिशियली बताया था ना कि जो चार्ज नेगेटिव दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? प्रोटीन की वजह से दिख रहा है। मूवमेंट किसकी हो रही है? मूवमेंट प्रोटीन की नहीं करनी, मूवमेंट किसकी हो रही है? तो सोडियम की हो रही है सर। और हाँ, सोडियम और पोटेशियम की हो रही है, जिसकी वजह से ये जो इंपल्सेस हैं वो आगे ट्रांसफर हो रही हैं। और ये जो मूवमेंट है ये आपको बेसिकली कोई प्रोटीन नहीं जा रहा, मैंने फिर बताया, दोबारा बता रहा हूं, प्रोटीन कहीं नहीं जा रहा, ये आयंस ही मूव करते हैं। मतलब सर आयंस मूव कर रहे हैं, बट आयंस वो सर कुछ आयंस एक्सोन के अंदर जा रहे हैं एक्सोलेमा से, और कुछ एक्सोलेमा से एक्सोन के बाहर जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ये सर जब वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएंगे तो सर जो वहाँ के पहले के नेगेटिव प्रोटीन्स है जो कि वहीं पर ही है, तो जब उनके साथ वो पॉजिटिव सोडियम जाएगा तो वो कुल मिलाकर के उसको न्यूट्रल करेगा, और अगर उसके बाद भी और जाएगा तो फिर वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव नहीं कर देगा। नो, नहीं, ऐसा नहीं सर तो क्या होगा? तभी तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आयंस जो मूव कर रहे हैं ये इन गेट्स के लिए कर रहे हैं, इन गेट्स को क्लोज और ओपन करने के लिए, वोल्टेज गेटेड चैनल को क्लोज और ओपन करने के लिए। सर तो मतलब सोडियम कैल्शियम की वजह से होता है ना? है बेटा, सर VGC ओपन और क्लोज तो कैल्शियम की बाइंडिंग की वजह से होते हैं ना? करेक्ट। तो मैंने बताया ना कि और इनमें 3 मेजर आयंस को ध्यान रखना है, एक और ये 3। चौथा अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो प्रोटीन ऐड कर सकते हो जो आपको वो नेगेटिवली वहां पे दिख रहा है मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे सोडियम और फिर पोटेशियम के जो वहाँ पे होता है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करते हैं, तो उससे तो VGC की ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? नहीं। ओके ठीक है। हाँ, तो एक्साइटिंग फेज में क्या की पॉइंट निकला हमारा? जो कैल्शियम है वो क्या कर रहा है? रिमूव, कैल्शियम रिमूव। सो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हुए? ओपन हुए। और ये VGC जो सोडियम वाली गेट थी वो ओपन। सो सोडियम का इनफ्लक्स हमें रैपिडली देखने को मिला उसमें। इनसाइड द नंबर ऑफ जो पॉजिटिव आयंस थे वो इंक्रीज हो जाते हैं उसके अंदर। ऐसे में जब मेम्ब्रेन के अंदर इस फेज में क्या होगा? इनसाइडली हमें क्या देखने को मिलते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस फेज के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो फिर सर जो हमारी एक्सोन होगी सर वो हमारी फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो जाएगी जब उनके अंदर पॉजिटिव आयन का नंबर इंक्रीज करेगा तो बेटा उसके अलावा फिर प्रोटीन्स भी तो है ना यहाँ पे सर, तो फिर न्यूट्रल? नो, कुछ भी नहीं, इम्पल्सिस। अब आगे देखो ना, तभी तो फेज बता रहा हूँ, आगे तो समझो पहले। सर क्लास कब ओवर होगी सर अब? अरे 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 दोबारा बोर हो गया लगता है। अरे 1 बज गया। यस सर। ओके, रुको जरा, बस रुको, एक फेज समझाने दो लास्ट इसमें। यहाँ तक समझ आया सर? सबको? वो कहीं जाना है ना सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। बस 10 मिनट और दो। ये चीज समझ आई सबको? यस सर।
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इसको, टॉपिक को। मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बताए हैं, उसमें आपको उन्हीं पे ध्यान देना है बस। बहुत ज्यादा जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए उन्हीं की मूवमेंट पे ध्यान देना है आपको बस, ठीक है। और चौथा ये चलो प्रोटीन के बारे में जो आप इनर मेम्ब्रेन में बात करते हो, इनको ध्यान रखो बस। फिर इसमें क्या होगा, वापस से जब आप इसमें बात करोगे, जो आप एक फेस पढ़ते हो, जिसको आपने बोला रीपोलराइजेशन, जिसको आपने फेस को बोला, एक मिनट जरा, रीपोलराइजेशन स्टेट जिसको आप बोलते हो, चल नहीं रहा ये, आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर हाँ जी सर, क्लास कब तक खत्म हो जाएगा? क्लास बेटा बस ये इसको टॉपिक। next में बता दीजिएगा सर। हाँ जी, सर इसको नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ना ना ना, पूरा देखो ना, रीपोलराइजेशन थोड़ा सा ही है। वापिस से अब क्या होगा यहाँ पे, वापिस से आपको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो सोडियम गेटेड है वो वापिस से क्लोज हो जाएंगे, एंड वीजीसी जो है वो सोडियम गेट को क्लोज करके पोटेशियम गेट दोबारा से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखने को मिलता है इस रीपोलराइजेशन की स्टेट में। फिर वापस उसी स्टेट में आना है ना उसको, जिस स्टेट में वो था पहले। तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी, ध्यान रखिएगा कैसे होगी, आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होगा, यहाँ पे जो वीजीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीजीसी की सोडियम गेट जो है ना वो कैसी हो जाएगी, क्लोज्ड, एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो और जो पोटेशियम गेट है वो कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएगी। ये चीज हमें सर इसमें तो देखने को यहाँ मिलेगी। पर कैल्शियम फिर से बाइंड कैसे करेगा? वापिस से जब वो बाहर जाएंगे तो उसमें फिर वही ऐसे स्टेज में अब क्या होगा, फिर वही 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे, फिर दोबारा से वो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से वो दो जो पोटेशियम है वो अंदर जाएंगे, सोडियम पोटेशियम दोबारा से फिर वही चीज आपको यहाँ पे पंप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो पंप हुआ। देन उसके बाद वीजीसी चैनल का सोडियम गेट क्लोज हो गया, राइट, और सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो गए दोबारा लास्ट में। ये 3 कंडीशन होंगी वापिस से इसमें, जिसको हम रीपोलराइजेशन स्टेट का नाम देते हैं। आप इसको एक बार, वीजीसी भी क्लोज हो जाएंगे ना पूरे? वीजीसी सोडियम गेट क्लोज हो गए ना, पोटेशियम गेट ओपन हो गया, सोडियम पोटेशियम दोनों गेट क्लोज हो जाएंगे ना फिर जब वापस पोलराइज स्टेट में आएगा तो? जब रेस्ट स्टेट में आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर वापस से फिर वही नर्व इंपल्स कंडक्शन वो वाली कंडीशन आ जाएगी, रेस्टिंग स्टेट वाली। देन फिर दोबारा से उसका डिपोलराइजेशन होगा, फिर दोबारा से फिर से वही रिपोलराइजेशन स्टेट होगी, ठीक है। सो आप आज क्या करेंगे, आप एक बार इसकी एक स्टडी करेंगे और जो की पॉइंट्स मैंने लिखे इन की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, और एनसीईआरटी से आप एक बार इसको टॉपिक को रीड करेंगे। फिर जो भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। समझ आई ये बात सबको? बेसिक पॉइंट सारे समझ आए शुरू के? यस सर, सर। इससे पहले वाली ठीक है। स्लाइड एक बार दिखा दो। हाँ जी, इससे पहले वाली स्लाइड एक बार दिखा दो। ये वाली नो सर, पहले वाली। ये वाली। सो आप लोगों yes. को अगर कोई डाउट इसमें रहता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon to all of you.